चलिए सर, हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल साइड एंड एक्सियल एंगल। मतलब हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट पॉइंट। अब पढ़ना सर एक्सियल साइड और एक्सियल एंगल के बेसिस पे। एक्सियल एंगल को ही हम इंटरफेशियल एंगल भी बोल सकते हैं। साइड है एबीसी और एंगल है अल्फा बीटा गामा। इसके बेसिस पे यूनिट सेल को 7 डिफरेंट टाइप में क्या कर दिया गया, डिवाइड। या क्या दो यूनिट सेल की 7 डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री पाई जाती है। और ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। इनमें सर सब में किसका डिफरेंस होता है, इनमें डिफरेंस होता है एक्सियल साइड और एक्सियल एंगल का। आप सर वो नाम बता दीजिए, वो 7 कौन से नाम है। तो लिखे आपके सामने, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। सर याद कैसे करें, तो याद करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ें होती है, तो वही एक जुगाड़ है। प्यारे से 3 नाम, कितने नाम बेटा, 3 नाम, क्यूट, ओम और हार्ट। ये 3 नाम याद कर लो। इन तीनों नामों में क्या है बेटा, बहुत प्यारा नाम है, क्यूट, ओम और हार्ट। तो सर हार्ट की तो स्पेलिंग नहीं होती, ये शॉर्टकट वाला हार्ट है, क्लियर है। तो ये इन तीनों में आपको 7 स्ट्रक्चर छपे हुए हैं। सर कैसे, देखो जरा ध्यान से। सी फॉर बेटा क्या होता है, क्यूबिक, देखो क्यूबिक लिखा हुआ है। टी फॉर क्या होता है, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल सिक्वेंस से ही लिखे हैं उसमें। और ओ फॉर क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक, सर लिखा हुआ है ऑर्थोरोम्बिक। और एम फॉर मोनोक्लिनिक, क्या बेटा, मोनोक्लिनिक। और एच फॉर हेक्सागोनल, जैसे कि ये लिखा हुआ है। और आर फॉर देखिए क्या लिखा है, रोम्बोहेड्रल। और टी फॉर ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। तो इसमें 7 नाम छुपे हुए। वैसे ये फर्जी तरीके होते हैं, इनका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आपको इन सिस्टम के नेम याद करने के लिए किया जाता है। पर कह दो सर हमारे इन्हीं के सहारे तो हमारी जिंदगी चल रही है, फर्जी ना कहो, नहीं तो इन्हीं के सहारे तुम केमिस्ट्री सीख पा रहे हैं ऐसी ट्रिक के कारण, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी नेम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब सर बात आती है इनकी एक्सियल साइड और एक्सियल एंगल कैसे हम याद करेंगे। तो याद करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है एक्सियल साइड याद करने का। सर क्या, मैंने सभी साइड को इक्वल लिख दिया। सर आप तो कह रहे थे सबकी अलग अलग होंगी, हाँ अलग अलग है। जरा ध्यान से देखो कि सारी एक्सियल साइड इक्वल लिख रही है, बिल्कुल सर। पर देखो कुछ याद करने का बेहतरीन तरीका है, क्या, आप क्यूबिक को पकड़ो और ट्राइक्लिनिक को पकड़ो। पहले क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, जस्ट एक दूसरे के क्या, अपोजिट। क्यूबिक की प्रॉपर्टी आपको याद है, ऐसा मैं मानता हूं कि क्यूबिक में एबीसी क्या होता है, इक्वल, और अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है 90 डिग्री का। इसका जस्ट अपोजिट ट्राइक्लिनिक होता है। इसमें ए डज नॉट, बी डज नॉट इक्वल टू सी। इसमें इक्वल होते हैं, इसमें अनइक्वल। इसमें इक्वल होते हैं, इसमें अनइक्वल। इसमें अनइक्वल, ना तो अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है, ना ही वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है और ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम बताओ, तो क्यूबिक होगा, मोस्ट अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक, क्लियर है। सर बाकी कैसे याद करेंगे, बाकी का भी याद करने का तरीका है। देखो यहाँ पे आपको एबीसी इक्वल दिख रहा है, ये इक्वल दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रही है। तो आप एक एक करके अनइक्वल लगाते जाओ। इसमें इक्वल लगे हैं दोनों, एक अनइक्वल कर दो, कर दिया सर। अब 2 अनइक्वल कर दो, समझ में आया, ये इक्वल था, अब एक अनइक्वल लगा दिया, फिर हमने 2 अनइक्वल लगा दिया, अब बना रहने दो, एक बार बना रहने दो। अब एक एक करके अनइक्वल हटा दे जाओ। पहले अनइक्वल लगाए, अब अनइक्वल हटाते जाओ। ये वाला हटा दिया तो ये तो बचे ही है ना, अब ये वाला भी हटा दो, ये हो गया याद से, बिल्कुल याद हो गया। पहले क्या, एक एक करके अनइक्वल लगाते जाओ। इसमें एक भी नहीं है, एक लगा दिया, फिर 2 लगा दिया, एक बार बने रहने दो, फिर एक एक करके हटा दो, इसको हटा दो, फिर इसको भी हटा दो, बन गया सर। आ गया समझ में, बिल्कुल सर। एंगल याद करने का तरीका सर वैसे तो कोई नहीं है, पर तब भी देख लीजिए स्टार्टिंग के 3 क्या है, सेम। लास्ट वाला आपको याद हो ही गया। और जो रोम्बोहेड्रल है वो भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का नहीं है। अल्फा बीटा गामा तो बराबर है, पर 90 डिग्री के नहीं है। बाकी दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल में आप सभी को पता है अल्फा बीटा 90 डिग्री का होता है, और इसमें अल्फा गामा 90 डिग्री का होता है, क्लियर है। इसमें जो गामा होता है वो 120 डिग्री होता है, और इसमें जो गामा होता है वो 90 डिग्री नहीं होता, और ना ही 120 डिग्री होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप 7 क्रिस्टल सिस्टम के नेम याद कर सकते हो, उनके एक्सियल साइड और एक्सियल एंगल। सर पहली बात, इनसे क्वेश्चन कैसे आता, मेन मोटिव तो यही है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया गया कि बताओ क्यूबिक और टेट्रागोनल में क्या डिफरेंस है। तो कुछ नहीं है, आप उनकी साइड लिख दो, एंगल लिख दो, साइड लिख दो, एंगल लिख दो, यही डिफरेंस हो गया। एग्जाम्पल भी होते हैं, पर आप एक्सियल साइड एक्सियल एंगल लिख देंगे, मोर देन सफिशिएंट होगा, क्लियर। आपसे पूछ दिया कि ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में डिफरेंस बताओ, एक्सियल साइड और एक्सियल एंगल लिख दो उनके, वही डिफरेंस हो गया, ठीक है सर, बिल्कुल।
तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया सर, क्लासिफिकेशन कर लिया। क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन यूनिट सेल के दोनों तरीके से पढ़ लिए। अच्छा अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, हमने यूनिट सेल का अभी तक स्ट्रक्चर नहीं बताया। क्या सर सातों स्ट्रक्चर को हम मान के चलेंगे? नहीं, हमारे सिलेबस में जो 12th के सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे वो हम इसको मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? हम स्टडी से कौन सी यूनिट सेल की पढ़ेंगे? क्यूबिक यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल भी होता है, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होते हैं, इसमें भी कॉर्नर 8 होते हैं, इन सब में कॉर्नर 8 होते हैं। वो प्रॉपर्टी वो तो सबके लिए होती है। दूसरी बात, क्या सारी यूनिट सेल को पढ़ेंगे? नहीं, हम पढ़ेंगे सिर्फ किसको? क्यूबिक यूनिट सेल को। अब चैप्टर के आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो क्यूबिक यूनिट सेल को लेके चलेंगे। क्लियर है? अब बात आती है कि इसके अंदर कितने टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके अंदर कितने टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके अंदर कितने टाइप के, इसके अंदर तो टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल हैं वो हमें पढ़ना है। जरा ध्यान से देखिएगा, आप इसे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। बिल्कुल सर, ध्यान से क्या सुनने वाले हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं सर टोटल अरेंजमेंट की। किसकी? टोटल, जिसे हम लोग ब्रेविस लेटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेविस लेटिस। क्लियर है? ये होता क्या है, ये कहते हैं कि देयर आर टोटल 14 पॉसिबल अरेंजमेंट। कितने अरेंजमेंट होते हैं? 14 पॉसिबल अरेंजमेंट हैं, और इन्हीं पॉसिबल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इन यूनिट सेल। इन यूनिट सेल मतलब सभी यूनिट सेल के अरेंजमेंट को अगर हम मिला दे तो टोटल कितने अरेंजमेंट है? 14। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? कॉल्ड क्या बेटा? ब्रेविस लेटिस। क्या? ब्रेविस लेटिस। सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है सर, आप कुछ और बोलते होंगे इसे। क्लियर है सर? समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं? कितने 14 अरेंजमेंट कैसे दिख रहे हैं? देखो यहाँ पे आपने यूनिट सेल के टाइप पढ़े थे, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, 4 पढ़े थे। अब क्यूबिक के अंदर उनमें से कौन से पाए जाते हैं? इसमें से सिंपल पाया जाता है। पॉसिबल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, पॉसिबल अरेंजमेंट। बहुत ध्यान से रखना, वैसे रेयर ऑफ द चांसेस है कि एग्जाम में ब्रेविस लेट, तब भी याद रख लेना। पॉसिबल अरेंजमेंट जो क्यूबिक लेटिस में, वो सिंपल लेटिस मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल पाया जाता, और सिंपल वाला अरेंजमेंट पाया जाता, और पाया जाता सर बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो 3 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है सर। आ गया टेट्रागोनल में, अगर हम लोग टेट्रागोनल की बात करें तो सिंपल और बॉडी सेंटर्ड, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड पाया जाता है सर। कौन सा? सिंपल और बॉडी सेंटर्ड अकेले। तो कितने अरेंजमेंट हो गए? 2। ऑर्थोरोम्बिक में सारे पाए जाते हैं, इकलौता होता है सर जिसमें सारे, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। कितने हो गए सर? 4। और मोनोक्लिनिक में सर 2, सिंपल और एंड सेंटर्ड। तो बताओ हेक्सागोनल में सर सिंपल, 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 ये कितने हो गए? 2, ये 1, ये 1, ये 1। तो टोटल अरेंजमेंट देखो जरा, 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 12, 13, 14। तो टोटल यूनिट सेल में टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हैं? 14। और इन्हीं टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ब्रेविस लेटिस। क्लियर है सर? और हम लोग पढ़ने कौन से वाले हैं? क्यूबिक वाला। हमारे सिलेबस में जो हम ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, अब क्यूबिक के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लियर है? अब बस इतना याद रखना कि क्यूबिक यूनिट सेल जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 3, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। बताओ जरा क्या बोलते हैं? सिंपल होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा और फेस सेंटर्ड होगा। क्लियर है? आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया सर समझ में हमें कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। किसके? क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, जो कि कितने टाइप के होते हैं? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। क्लियर है? नाउ वी हैव टू स्टडी कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब हमें सर ये पढ़ना है कि एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर कितना होता है। वैसे हम लोग मान चुके हैं कि यूनिट सेल क्यूब है, इसलिए हम क्यूब मान के ही चलेंगे। तो आप एक बात बताइए एक क्रिस्टल में कितने यूनिट सेल होते हैं? अगर कोई बोले एक, तो बहुत बड़ी गलती है बेटा। एक क्रिस्टल में इनफिनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं। तो एक बात बताइए कि एक यूनिट सेल कई सारे यूनिट सेल से जुड़े रहेंगे? बिल्कुल जुड़े रहेंगे। तो सर, तो इसका मतलब है कि अगर यूनिट सेल के कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट है, देखो यूनिट सेल में एटम कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे, फेस सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, एज सेंटर पे। अगर एक यूनिट के सेल के अंदर एटम कॉर्नर पे है तो उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर है? क्लियर है? और अगर एटम फेस सेंटर प्रेजेंट है तो उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर है? हम ये बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब अगर सर कोई एटम बॉडी सेंटर पे क्यूब के अंदर प्रेजेंट है सेंटर में, तो
तो उसका कितना हिस्सा उस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये हमें जानना है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो बहुत ध्यान से देखिए, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, इसमें आप पहले तो इमेजिन नहीं कर पाएंगे सर कितने यूनिट सेल है, कितने क्यूब है, आप यही बता दो, क्यूब को ही हम लोग यूनिट सेल मान के चल रहे हैं, कितने क्यूब दिख रहे हैं आपको इसमें? सर हमें तो एक भी ना दिख रहा है, बस ये दिख रहा है कि एक बड़ा सा क्यूब दिख रहा है और बहुत सारी लाइनें दिख रही। देखो अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे देख ले तो 1 क्यूब 2 3 4 क्यूब के ऊपर ये तो दिखता ही है ना, तो 1 2 3 4 क्यूब ही हो गए, 5 6 7 और 8। आप ये देख लें, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे एक एटम रखा है और ये कॉर्नर इस वाले सभी 8 क्यूब का कॉर्नर है। ये मतलब पहले वाले क्यूब का भी यही कॉर्नर है, सेकंड वाले क्यूब का भी कॉर्नर है, मतलब सभी क्यूब का कॉर्नर है ये। अब एक बात बताना आप कि अगर कोई एटम इस कॉर्नर पे हो तो उसका कितना हिस्सा पांचवें वाले पे होगा, पहले यही बता दो। अच्छा बता दो कितना हिस्सा सिर्फ पांचवें वाले के अंदर होगा, इस एटम का हिस्सा, क्योंकि एटम तो अब ये एटम कहां है, इस वाले कॉर्नर प्रेजेंट, और ये कॉर्नर कितने बटा है 8 यूनिट सेल में, कितने 8 यूनिट सेल में, तो उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर होगा सर 1/8। 8 चीजों को, मतलब एक चीज को अगर 8 लोगों में बांटना तो कितना कितना कर देते हैं 1/8 बांट देते हैं हम लोग। क्लियर है? तो वही मैंने बात कही कि अगर कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, क्या हो कॉर्नर पे, तो उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर होगा 1/8, क्योंकि एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल से जुड़ा रहता है। एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल से जुड़ा रहता है 8 यूनिट सेल से, इस वजह से उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर होगा 1/8। समझ में आ जाए तो बहुत बेहतरीन है, ना समझ में आए तो इससे ज्यादा बेहतरीन हो नहीं सकता, क्योंकि आप सिर्फ याद कर लो, याद करने से भी काम चल जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, कोशिश करना कि समझ में आ जाए बस। अब बात करते हैं सर फेस सेंटर्ड की। तो आप देखिए इसमें आपको 2 क्यूब दिख रहे हैं और ये वाला फेस है। अब ये फेस देखो कितने से शेयर हो रहा है, ये फेस इस वाले क्यूब का भी है और ये वाला फेस इस वाले क्यूब का भी है। तो इसका मतलब है कि अगर इस वाले फेस के सेंटर पे कोई एटम प्रेजेंट होगा तो इसका कितना हिस्सा इस वाले क्यूब में होगा और इसका कितना हिस्सा इस वाले क्यूब में होगा, बता सकते हैं? बिल्कुल सर, 1/2 इसमें होगा, 1/2 इसमें होगा, बस यही तो मैंने बात कही। तो मैं क्या बात कर रहा कि अगर कोई एटम फेस सेंटर पे है तो उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल में होगा 1/2, क्योंकि एक फेस सेंटर 2 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, तो एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा होगा 1/2। आप सुनो बॉडी सेंटर सर, देखिए क्यूब के अंदर अगर कोई एटम है तो ये तो किसी, अब हम कह रहे बगल में हम खूब एक क्यूब लगा दें, बिल्कुल लगा दिया सर, बिल्कुल लगा दिया, लो तुम्हारी इच्छा। पर ये पूरा का पूरा एटम एक यूनिट सेल के अंदर रखा है तो ये तो किसी से शेयर हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि बॉडी सेंटर पे पूरा का पूरा एक एटम रखा होता है, पूरा एटम, वो किसी से शेयर नहीं करता। ऐसी एज सेंटर पे अगर रखा हो तो एक एज से कितने यूनिट सेल जोड़ सकते हैं 4, तो उस एक यूनिट सेल में कितने एटम हो सकता है 1/4। इसका मतलब समझ में आया? 1/8 का मतलब है कि अगर कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो इसका 1/8 हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर होगा। अगर कोई एटम फेस सेंटर प्रेजेंट है तो उसका 1/2 पार्ट एक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। बॉडी सेंटर पे पूरा का पूरा एटम ही प्रेजेंट होगा, कोई पार्ट शेयर नहीं होगा। अगर कोई एटम, ए सेंटर क्या होता है बेटा, जैसे ये एजेस है तो इनकी सेंटर, इन्हें ए सेंटर बोलते हैं। अगर कोई एटम ए सेंटर प्रेजेंट है तो उसका 1/4 हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर होगा या एक क्यूब के अंदर होगा। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया। तो आप डायरेक्ट याद कर लो, बताओ कॉर्नर पे कितनी शेयरिंग होती है 1/8, फेस सेंटर पे कितनी शेयरिंग होती है 1/2, और बॉडी सेंटर पे कितनी शेयरिंग होती है 1, और ए सेंटर पे 1/4। तो ये है कंट्रीब्यूशन कितना। अच्छा आपको ये पता है कॉर्नर कितने होते हैं 8, फेस सेंटर कितने होते हैं 6, सॉरी कितने होते हैं सर 6, हाँ, और बॉडी सेंटर कितने होते हैं 1, एज कितनी होती है 12, ये याद होनी चाहिए। और कितना शेयर, अच्छा फिर से बताओ कॉर्नर पे कितनी शेयरिंग होती है, मतलब कितना हिस्सा रहता है 1/8, फेस सेंटर पे 1/2, बॉडी सेंटर पे 1, एज सेंटर पे 1/4। क्लियर है? तो आप इसे बना भी सकते हो, पेपर में ये बनाने को नहीं आएगा, सबसे पहली बार मैं आपको बता दूं। इनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है, और ये चीज आपको याद करनी, मतलब हम आपको समझा सकें ये कहां से आया है। क्लियर है? आप इन्हें डायरेक्ट भी याद कर लो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है?